हाँ जी बच्चों, तो क्लास 11th के अंदर कर रहे थे हम बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसका आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ था कौन सा, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या बीमारियां होती है और क्या क्या हो सकती है और हमें किस बातों का ध्यान रखना है। तो देखो जी, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा दो पार्ट से बना था, एक हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल से और साथ में उसकी क्या था, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर एलिमेंट्री कैनाल में कोई खराबी आती है तो भी वो किसका डिसऑर्डर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और अगर आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियाज के अंदर कोई डिसऑर्डर होता है तो भी वो किसके अंदर आएगा बेटा, आपका डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। देखो जी, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ये क्या कहता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस अफेक्ट कर जाता है, इन्फेक्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से क्या आ सकती है, हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर क्या आ सकती है, सूजन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिसकी वजह से जो बीमारियां होती है वो किसके अंदर आएगी बेटा, आपका डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर हमको एक एक करके डिजीज पढ़ते हैं। देखो, जिसमें से सबसे पहली कौन सी है, जॉन्डिस, जिसको आपकी कॉमन और रीजनल लैंग्वेज में पीलिया भी कहा जाता है। इस जॉन्डिस में क्या होता है, इन दिस डिसऑर्डर बाइल पिगमेंट्स लाइक बाइलिरुबिन इंक्रीज इन ब्लड कॉजिंग येलोनेस इन स्किन एंड आईज एंड द लिवर इज अफेक्टेड। अब मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। देखो, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से बना था, किस किस से, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड से। उसी में से एक डाइजेस्टिव ग्लैंड थी, कौन सी जी, लीवर। लीवर कौन सी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जिसका वेट कितना होता है, 1.2 टू 1.5 केजी। ठीक है, उसकी सिक्रीशन जब देखते हैं बेटा, तो बाइल क्या सिक्रीट, मतलब जो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल को सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, बाइल को, मतलब लीवर की सिक्रीशन को ही हम क्या बोलते हैं, बाइल। और उस बाइल के अंदर बेटा दो पिगमेंट्स मिलते हैं। कितने पिगमेंट्स मिलते हैं, दो, जिनका नाम क्या क्या है, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। अब किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से बेटा, अगर हमारी बॉडी के अंदर बाइलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए, बाइलिरुबिन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, कहां पे बढ़ेगा, ब्लड के अंदर। अगर ब्लड के अंदर बाइलिरुबिन का लेवल बढ़ा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। मतलब जिस इंसान के ब्लड के अंदर बाइलिरुबिन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो उसका मतलब क्या है कि उस इंसान को क्या है, जॉन्डिस है। उसको हाइपर बाइलिरुबिनीमिया भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बाइलिरुबिन के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से होता है। अब जब बाइलिरुबिन ब्लड में इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन है, जो हमारी आईज है, जो हमारे नेल्स हैं, वो थोड़े येलोइश हो जाते हैं उस इंक्रीज लेवल ऑफ पिगमेंट की वजह से। तो ये हो गया आपका बेटा क्या, जॉन्डिस। और यहां पे लिख दिया द लीवर इज अफेक्टेड। नॉर्मल सी बात, अगर क्वेश्चन आए कि जॉन्डिस कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है तो उसके अंदर क्या आएगा, आपका लीवर। क्यों, क्योंकि लीवर के अंदर ही क्या है, सिक्रीट होता है बाइलिरुबिन। उसके बाद है बेटा कॉन्स्टिपेशन, जिसको आपके रीजनल भाषा में, कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, कब्जी भी कहते हैं। इसमें क्या है, द फीकस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द ब्लड बाउल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होता है, माउथ टू एनस। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था क्या, कि लास्ट जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा होता है, रेक्टम और एनस। जो इनवॉल्यूंटरी स्टोरेज होती है, मतलब वेस्ट मटेरियल आके कहां पे रुक जाएगा, आपका रेक्टम पे रुक जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी से आप उसको रिमूव कर सकते हो। कोई सुबह करता है, कोई शाम करता है, कोई रात को करता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब कॉन्स्टिपेशन क्या है, ये कहता है कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर रेक्टम के अंदर ही फिकल मटेरियल जमा हो जाता है। उसको रिमूव करने के लिए, उसको एक्सपेल करने के लिए क्या होता है, ईज एक्सपेल नहीं होता है, वो आसानी से बाहर नहीं जाता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, क्या, सुबह लगाया हमने दम फिर भी रह गया गम। क्या, सुबह लगाया हमने दम फिर भी रह गया गम। आप समझ गए होंगे मतलब क्या है, कि जब आप फ्रेश होने जाते हो, पोटी करने जाते हो, तो उसमें क्या है, आपने दम लगाया लेकिन आपके गम रह गया। क्यों, क्योंकि आए ही नहीं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, वही चीज है कि रेक्टम के अंदर फीकल मटेरियल आया और वो बाहर नहीं जा रहा है। अब कहोगे सर वो बाहर क्यों नहीं जा रहा है, उसको क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये है, देखो, कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है बेटा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। मानते हो बात। लेकिन अगर किसी कंडीशन की वजह से, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाए तो आपका जो वेस्ट मटेरियल बच गया वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर पानी का कंटेंट कम हो जाएगा। मतलब जो आपके अंदर पोटी है वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो जो आपका ड्राई फिकल मटेरियल है बेटा वो बाहर इजीली नहीं आ सकता है। उसको एक प्रॉपर लिक्विडिटी चाहिए, किससे, वाटर से।
तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इंडाइजेशन। कई बार आप मान लो पार्टी वगैरह में चले गए, आपने पूरा ठूस लिया, जैसे आप 3 दिनों से भूखे हो, उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपने ज्यादा फास्ट फूड खा लिया, ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से, जैसे आपका कोई भी मटेरियल, मान लो आपने चिल्ला खाया, उसके अंदर या फिर ऐसा कोई आइटम खाया जिसके अंदर फैट ज्यादा है। अब आपको पता है कि हमारे फूड के अंदर मेनली क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इजिली डाइजेस्ट हो जाता है इन कंपेरेटिव टू फैट। अगर आपने फैट ज्यादा खा लिया तो वो स्टमक में जाएगा। अब स्टमक के अंदर फैट ज्यादा टाइम लगाएगा इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब वो ज्यादा टाइम लगाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको ना तो भूख लगेगी और आपको ये भी लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है। मतलब आपका जो रूटीन है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इसलिए कहीं पे ठूसने से पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक लिमिट में खाना चाहिए और उसके बाद उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स फूड के ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं। तो इसमें क्या है, द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। मतलब जब फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है आपके पेट में तो आपको क्या लगता है कि आपका पेट क्या है, भरा हुआ है। उसके बाद आता है बेटा आपका वोमिटिंग। वोमिटिंग देखो नॉर्मल सी बात है, जब किसी को उल्टी पड़ती है तो उसका पहले जी दुख पाता है। मानते हो ना कि ऐसा लगता है कि वोमिट आएगी 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 लेकिन आती नहीं है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नोजिया। क्या बोलते हैं, नोजिया। तो हमेशा ध्यान रखना, नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, ना कि वोमिटिंग प्रीसीड्स नोजिया। काफी बार नीट में क्वेश्चन आया है, आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले नोजिया होगा या पहले वोमिटिंग होगी। तो जनरली क्या होता है, पहले नोजिया होता है और फिर क्या होता है बेटा आपकी वोमिटिंग होती है। तो इस लाइन को ध्यान रखेंगे, नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला। अब क्या है, ये वोमिटिंग को कंट्रोल वाला करने वाला अपने बॉडी के अंदर एक सेंटर होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। और इसके अलावा इसने क्या बोला कि इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक, मतलब जो आपका खाना पेट के अंदर स्टोर हो रखा है वो खाना इंटेस्टाइन में जाने की बजाय वापस इसोफेगस और माउथ के थ्रू अगर वो वापस बाहर आ जाए, एक्सपेल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोमिटिंग। अब इसने यहां पे ये स्टमक क्यों मेंशन किया, इसलिए मेंशन किया क्योंकि जब उल्टी पड़ती है, जब वोमिटिंग आती है तो मैक्सिमम पेट तक का खाना मुंह से बाहर आ सकता है। ऐसे नहीं है कि इंटेस्टाइन वाला भी खींच लाओगे, नहीं, लास्ट स्टमक का खाना आपका कहां पे आ जाएगा, माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा। उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, आपका वोमिटिंग। उसके बाद हो गया डी फॉर डायरिया, डी फॉर रीजनल भाषा में दस्त लगना। ठीक है जी। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल मटेरियल डिस्चार्ज, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये क्या कहता है, देखो कॉन्स्टिपेशन में मैंने क्या कहा था कि पानी की कमी के कारण जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है। अब इसने क्या कहा है, डायरिया के अंदर उसका उल्टा हो जाएगा, पानी के ज्यादा होने के कारण जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो आपकी पोटी है, वो सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं पाएगी। वो किस फॉर्म में हो जाएगी बेटा, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी या फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो रिमूवल है अपनी बॉडी से वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है जी। तो वही बोल दिया, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल मटेरियल डिस्चार्ज, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नॉर्मल सी बात है, अगर लिक्विडिटी बढ़ जाएगा तो उसका जो फ्लो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। फ्लो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन होने के लिए तो टाइम चाहिए ना। अब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आया, अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम क्या था, वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। अब वाटर रीएब्जॉर्ब अगर कम होएगा तो ही तो वेस्ट मटेरियल के अंदर पानी ज्यादा जाएगा। अब वेस्ट मटेरियल के अंदर पानी ज्यादा गया तो क्या हुआ, डायरिया। तो वही चीज लिखी है, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये हो गए बेटा जी आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। और इसके अलावा आपका एक और टॉपिक आता है जिसके अंदर से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम बोलते हैं पीईएम। उसको ध्यान से समझेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। देखो पीईएम को डिटेल में समझाते हैं भाई। पीईएम का मतलब क्या है बेटा, पी फॉर प्रोटीन, ई फॉर एनर्जी और एम फॉर मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना मिल पाना। ठीक है जी। अब ये क्या है बेटा आपका, यहां पे लिख दिया मैंने क्या, पीईएम। पी फॉर प्रोटीन, ई फॉर एनर्जी। आपको एनर्जी कहां से मिलती है बेटा,
जो आप कैलोरी खाते हो, मान लो किसी खाने से आपको ज्यादा कैलोरी मिलती है, किसी खाने से आपको कैलोरी कम मिलती है। आपने सुना भी होगा जो डाइट वाइट का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि इतनी कैलोरी नहीं ले रही, इतनी कैलोरी नहीं ले रही, जो ये जिम में जाते हैं 1 ही केला खाना है, 1.5 ही केला खाना है, ये सब बकवासें हैं। जो ये क्या है आपकी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है जी। अब क्या है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बेटा? पी फॉर प्रोटीन, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब प्रोटीन और एनर्जी की कमी होना। अभी अभी मैंने बताया कि एनर्जी की कमी कैसे होगा? कैलोरी की कमी से होगा। मानते हो? अब ऐसा तो है नहीं। देखो मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप मान लोगे कि इतनी कैलोरी खानी है, आप ज्यादा पढ़े लिखे लिए उसमें आप ज्यादा मान रहे हो कि आपने 150 कैलोरी खानी है, आपने 200 कैलोरी खानी है, आप उस एक केले के ही बनाना के चौथा हिस्सा कर रहे हो, सेब की 3 ही फाड़ी खा रहे हो, चौथी नहीं खा रहे हो। इतना भी ध्यान मत रखना कहीं आप ये चीज पढ़ने के बाद अपना लग जाओ बुक्स में से कि आप उसका सारा का सारा ध्यान आपको उसी चीज के ऊपर चला जाए, खाने के ऊपर आपका ध्यान जाए ही ना। ठीक है जी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना भी जरूरी है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि इसकी ज्यादा कमी से क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है। कैसे हो जाती है वो मैं बताता हूं। ज्यादातर छोटे बच्चों में होती है। प्रोटीन और एनर्जी की कमी की वजह से जो न्यूट्रिशन में कमी आई उसको क्या बोल दिया जी हमने? पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोल दिया। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? एनर्जी हमको मिली किसकी कमी से? कैलोरी की कमी से। मतलब एनर्जी की कमी किसकी वजह से हुई? कैलोरी की कमी की वजह से। तो इसके अंदर आपको बेटा आपके सिलेबस के अंदर 2 चीज है। एक तो क्या है आपकी मरासमस। क्या डिजीज है बेटा? मरासमस। और एक क्या है? क्वाशियोकोर। क्या है? क्वाशियोकोर। स्पेलिंग आप देख लेना। आगे बात समझ में? इन दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो एम फॉर मरासमस है बेटा वो क्या होता है? छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चे मतलब 1 साल से कम के जो बच्चे हैं, मतलब यहां पे हम लिख देंगे बेटा क्या? लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। ठीक है। और जो आपका क्वाशियोकोर है वो मेनली आपको कहां पे मिलता है? मोर देन 1 ईयर। मतलब जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें अगर प्रोटीन की कमी होती है बेटा तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? क्वाशियोकोर। और अगर बच्चा 1 साल से छोटा है और उसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मरासमस। इसके अंदर सबसे मेन बात समझने की क्या है? जो आपकी मरासमस डिजीज होती है उसके अंदर दोनों चीजों की कमी होती है, प्रोटीन की भी और एनर्जी की भी। या फिर आप बोल सकते हो बेटा प्रोटीन की भी और कैलोरी की भी। अगर 1 साल से कम का बच्चा है, प्रोटीन की और कैलोरी की दोनों की कमी है। 1 साल से कम का बच्चा है और प्रोटीन की और कैलोरी की दोनों की कमी है तो उसको क्या है? मरासमस। क्वाशियोकोर में बेटा मैंने बोला 1 साल से बड़ा बच्चा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि क्वाशियोकोर के अंदर कैलोरी की कमी नहीं होती है, सिर्फ उसके अंदर किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। मतलब अगर कैलोरी की कमी है और प्रोटीन पूरा है, उसके अंदर प्रोटीन फुल है लेकिन कैलोरी की कमी है तो उसको क्वाशियोकोर नहीं बोलोगे। क्वाशियोकोर कब बोलोगे? जब प्रोटीन की कमी है और कैलोरी फुल है, कैलोरी की कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे बेटा हम मरासमस के अंदर? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। ठीक है जी। इसके अंदर क्या आ जाएगा? मैंने बताया कैलोरी तो क्या रहता है? ठीक ठाक रहता है। सिर्फ कमी किसकी होगी बेटा? ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो ये हो गया चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट चैप्टर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर करवाएंगे। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो बता देना। ठीक है जी। पीईएम आपका लास्ट टॉपिक है। एनसीईआरटी की रीडिंग पक्का ले लेना और पीवाईक्यूज ट्राई कर लेना, एमसीक्यू ट्राई कर लेना। ठीक है जी। और किसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।